हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंग्लिश एजू पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझाया था, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था और बताया था कि किस तरह से उसके आपको जो सेंटेंसेस हैं उनका फॉर्मेशन करना है। तो वो उस आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था। अब आज हम आपके लिए जो नया सब टाइप लेकर के आए हैं, आज चलिए उस सब टाइप के बारे में जानते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आज का कौन सा सब टाइप हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सेकंड सब टाइप है आज के लिए हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑब्लिक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर प्रचलन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शब्द रहता है जो कि आपको ज्यादातर सुनने में आता होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होए, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही बात हो रही है। तो चलिए इसके बारे में इसका ये देख लेते हैं कि इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किस प्रकार के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम वो कंडीशंस देख लेते हैं। पहली कंडीशन जो यहाँ दी जा रही है, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, मींस ऐसे काम, ऐसी क्रियाएं जो बिल्कुल अभी ठीक इसी वक्त की जा रही हैं या हो रही हैं, वो सारी क्रियाएं, सारे एक्शंस आपके जो हैं, सारी एक्टिविटीज वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आती है। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन दी जा रही है यहाँ पर वो है आपकी फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स का मतलब होता है कि आप कुछ इस तरह की योजनाएं अपनी बना के चल रहे हैं जो आपको भविष्य में कोई काम करना है और उसकी आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं और वो योजना आप किसी से अपनी शेयर कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भविष्य में हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, तो वो चीज भी आपके यहाँ पर फ्यूचर प्लान्स जो है यहाँ पर आप अगर आप बताते हैं तो उसे भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तौर पर आप इसका वाक्य लिखेंगे। यहाँ पर फ्यूचर शब्द देख करके आप कंफ्यूज ना हो, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है तो इसमें हम फ्यूचर टेंस वाले सब टाइप्स अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। फ्यूचर में यहाँ पर अगर आप कुछ करने की योजना बता रहे हैं कि हमने इस तरह का आगे प्लान करना है, ऐसा करने का सोच रहे हैं, तो इस तरह की चीजें आपकी जो है या हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो इस तरह के जो वाक्य रहेंगे वो आपके बनेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। अब उस उन वाक्यों को बनाने के लिए हमें जिस स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी वो स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या कह रहा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मीन्स काम करने वाला, कोई क्रिया करने वाला, कोई एक्शन करने वाला, जो एक्शन कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद ये जो है आपकी यहाँ पर लिखी हुई तीन, इज, एम, आर, ये तीनों ही आपकी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो आपकी ये हैं, ये हम आपको अभी आगे समझाएंगे कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ इज प्रयोग होता है, किस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ एम होता है और किसके साथ आर होता है। ये हम आपको जस्ट अभी इसके बाद नीचे बताने वाले हैं। फिलहाल देखते हैं इसको आगे। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब मीन्स आपकी क्रिया, जो काम हो रहा है, तो जो क्रिया की जा रही है, जो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्लस उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। ये जो आईएनजी वर्ड है इसको हम पीछे उसमें एज अ सफिक्स ऐड कर देंगे, ये हम पीछे जोड़ देंगे वर्ब में, जैसे गोइंग, ईटिंग, वॉचिंग, रनिंग, स्लीपिंग, रीडिंग। तो ये सारे आपके जो वर्ड्स हैं ये आईएनजी लग करके आपकी वर्ब जो है वो बनेंगी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में आप कोई भी जो क्रिया से संबंधित जो भी यहाँ पे कोई शब्द आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और इसके बाद आपका अदर वर्ड, यानी उसके बाद भी अगर कोई शब्द बचते हैं तो वो आप यहाँ पर अदर वर्ड के तौर पे इन्हें लिख सकते हैं।
तो मेन जो चीजें होती हैं वाक्य बनाने के लिए, वो एक आपका सब्जेक्ट जरूरी होता है, हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है और मेन वर्ब जरूरी होती है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत कभी पड़ती है कभी नहीं भी पड़ती है। और अदर वर्ड अगर दिए हैं तो आप लिखेंगे, नहीं दिए हैं तो आपको जरूरत नहीं है जोड़ने की। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इज एम आर जो है आपका, वो किन सब्जेक्ट्स के साथ, किस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग किया जाएगा, वो यहां पर दिया गया है। जैसे कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन करता हो, काम करने वाला व्यक्ति एक हो, तो या ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नाम हो लेकिन एक वचन हो, तब हम वहां पर उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इनका बड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसमें कंफ्यूज होंगे, इसकी गलती करेंगे तो आपका वाक्य कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। तो आपको इस हेल्पिंग वर्ब, इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रॉपर जो इनका वो है लिखने का, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एम जो होता है वो मात्र आई के साथ आता है, यानी एम जो इकलौता, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है एम, वो केवल और केवल किसके साथ आती है, आई के साथ आती है। आई के अलावा एम किसी के साथ कभी नहीं जुड़ता। उसके बाद देखते हैं आर किसके साथ आएगा, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक काम करने वाले लोग हैं, यदि वहां पे कोई एक से अधिक कार्य करने वाले करता है, संज्ञाएं हैं अगर बहुवचन में, प्लूरल मीन्स बहुवचन, सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। ये मैंने लिख दिया आपके लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन, अगर ये शब्द आपको यहां पर देखने को मिलते हैं तो आपको उसके साथ आर का प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये आपकी तीनों हेल्पिंग वर्ब्स यहां पर मैंने क्लियर कर दी कि किस तरह से आप किसको किसके साथ ऐड करेंगे। बस इसमें इतना ही है समझने के लिए। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, चलिए। शी इज राइटिंग अ लेटर। शी यहां पर लड़की के लिए, किसी महिला के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि शी स्त्रीलिंग है। तो शी इज राइटिंग अ लेटर, इसका होगा वह पत्र लिख रही है, वह लिख रही है पत्र। और यहां पर उसको हम इज राइटिंग अ लेटर, इस तरह से शी इज राइटिंग अ लेटर। हाँ, मैं आपको एक चीज पिछले वीडियो की तरह इसमें भी बता देता हूं। एक जो सरल सा हिंदी वाला नियम चलता है इसमें, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है या ते है, यदि वाक्य के अंत में आपको दिखाई देता है हिंदी वाक्य में कि ता है, ती है, ते है, जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, उसी तरह से इसमें आपका रहा है, अंत में यदि आपको ये शब्द देखने को मिले, रहा है, रही है अथवा रहे हैं, रहे हैं, ये यदि कहीं ना कहीं आपको इनमें से कोई शब्द दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला नियम लगा करके हमें ये वाक्य बनाना है। तो ये आपको अगर ये दोनों ना समझ में आए हो तो आप यहां से देख लीजिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं जो है वो आपके काफी हेल्पफुल होंगे आपको इस तरह के वाक्य अंग्रेजी में बनाने के लिए। तो ये जो पहला वाला वाक्य है इसको हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पर शी है, यानी काम करने वाला, यहाँ एक लड़की है। इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी इज आएगी, तो यहाँ पर हमने इज लगाया। उसके बाद हमने लिखा राइटिंग अ लेटर। राइट, देखिए यहाँ वर्ब है राइट, राइट को ही हमने यहां पर ई हटा करके इसका आईएनजी लगा दिया, तो ये बन गया राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है। चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर देखिए आप, अब जो सब्जेक्ट आया है वो है आई। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, आई के साथ आपका
एम लगेगा, आई एम, आई के साथ केवल जो एम है वो हमेशा आई के साथ ही लगता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। तो यहां पर देखिए आप आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम। ईट, ईट क्रिया होती है, ईट मतलब होता है खाना, खाने में आपने इसमें ईट के साथ वर्ब में क्या जोड़ा, आईएनजी जोड़ा, कंपलसरी है क्योंकि जोड़ना है यहाँ पे, तो हमने ईट को कर दिया ईटिंग। क्या खा रही है, फूड, खाना खा रही है, भोजन, तो भोजन आपका हो गया ऑब्जेक्ट। वह, तो सॉरी, मैं भोजन कर रहा हूं, या मैं भोजन खा रहा हूं, या मैं खाना खा रहा हूं। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये वाला एक वाक्य बन गया। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब इसको चलिए हम अलग अलग तोड़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आपका एक है वी, वी जो है आपका सब्जेक्ट है, वी को बोलते हैं हम। वी मीन्स बहुवचन, यानी मैं जो हूं, मैं अगर अभी हूं तो अकेला हूं, और अगर मैं बोलता हूं हम, तो हमान से मतलब यहां होता है कि मेरे अलावा और भी यहां पर लोग हैं साथ में। तो वो कह रहे हैं वी आर, आर देखिए आप, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब क्यों लगी यहाँ पे आर, क्योंकि हमने बताया था नियम कहता है यू वी दे अथवा प्लूरल नाउन, कोई भी बहुवचन संज्ञा हो उसके साथ यहाँ पर आर का प्रयोग होता है। आर के बाद देखिए गो आया, गो, गो मीन्स जाना, बहुत ही सरल क्रिया है गो, गो सभी को पता होती है, गो का मतलब होता है जाना। इसमें भी देखिए हमने आईएनजी जोड़ा, आईएनजी क्योंकि हमारा नियम कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी लगाना ही होता है, तो हमने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया, तो बन गया वी आर गोइंग टू दिल्ली। कहीं को जा रहे होते हैं तो हम उसके साथ में टू लगाते हैं, टू दिल्ली और टुमारो। अब आप देखिए यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है, टुमारो का मतलब होता है कल, आने वाला कल। अब आप देखिएगा टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, और आने वाला कल जो होता है वो अभी आया तो नहीं है, तो फिर हम इसको वर्तमान के कंटिन्यूअस टेंस में क्यों रख रहे हैं। तो यहां पर हम ये बता रहे हैं कि हम कल दिल्ली जा रहे हैं, यानी हम अपना एक प्लान बता रहे हैं, हम अपना एक आपसे फ्यूचर प्लान शेयर कर रहे हैं, यानी हम भविष्य में ये करने जा रहे हैं, तो उसको हमने आपको बता दिया कि हम जो है कल दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, कल हम दिल्ली जा रहे हैं। तो जाना भले ही हमें आने वाले कल में है, यानी कि जो कल आएगा उस कल में हम जाएंगे, उस कल जाएंगे दिल्ली को, लेकिन चूंकि हम बता आज रहे हैं कि हम ऐसा निकल रहे हैं, वहां पे कल निकल रहे हैं, तो इसको हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। इस टेंस को यहाँ पर इस तरह से बनाना है, सेंटेंस को आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिसाब से ही बनाना है। आगे आखिरी देख लेते हैं, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब देखिए इट रेन, रेन का मतलब होता है बारिश, दो मतलब होते हैं रेन के। रेन को हम एक तरह से क्रिया में भी लेते हैं और एक तरह से नाउन में भी लेते हैं। रेन का मतलब होता है वर्षा, और रेन का मतलब होता है बारिश होना, यानी रेन के दोनों ही मतलब होते हैं। रेन मतलब बारिश यानी संज्ञा, और रेन का मतलब होता है आपका वर्षा होना, बारिश होना। तो दोनों ही जो मतलब है आपके इससे निकलते हैं रेन से। तो यहाँ पे जो मतलब हो रहा है वो निकल रहा है बारिश होने से, यानी इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर, आउटसाइड का मतलब बाहर, बाहर वर्षा हो रही है, यानी यहाँ पे काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, वर्षा हो रही है। वर्षा होने के कारण, अब देखिए यहाँ पर इट हमने इसलिए लगाया क्योंकि वर्षा जो है वो एक निर्जीव वस्तु है, सिंगुलर नाउन, वो जो करता है वो सिंगुलर भी है और साथ ही साथ में वो निर्जीव है, इसलिए हम उसके साथ इट का प्रयोग करते हैं। इट के साथ देखिए आपको यहाँ पता है इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब में, इसलिए हमने इट के साथ यहाँ पर इज लगाया। इसके बाद ये था रेन, रेन मीन्स रेन मतलब बारिश होना, तो रेन में आईएनजी लगा नियम के अनुसार, यहाँ पर हमने आईएनजी भी लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आया आउटसाइड, यानी बाहर, वर्षा कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है। तो बाहर वर्षा हो रही है,
इट इज रेनिंग आउटसाइड। इस तरह से ये वाला वाक्य आपका वर्षा वाला बनेगा। तो ये आपके कुछ उदाहरण थे जिनके माध्यम से आपने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस प्रकार से नियम लगा करके, उसका ये वाला जो हम रूल है इसको अप्लाई करके किस तरह से उनके वाक्यों को बनाते हैं। और आप सभी वाक्यों में आपने एक चीज देखी होगी कि जिस तरह से यहाँ पे लिख रही है, खा रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में आप यहाँ पर अगर एक जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं रहा हूं, रहा हूं। इस तरह से अगर आपको इन चार में से कोई भी एक दिखाई देता है वाक्य के अंत में हिंदी में, तो आप उसको इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। हम कल दिल्ली जा रहे हैं, तो ये भी देखिए आप जा रहे हैं, ये आ गया। बाहर वर्षा हो रही है, तो देखिए रही है आ गया। तो वाक्य के अंत में यदि आपको रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आता है, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम लागू करना है। ये वाला नियम लगा करके आप वाक्य को बनाएंगे। बस आज के लिए ये इतना ही था। इस टॉपिक में आपको समझने के लिए जो है जरूरी वो इतना था, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये वाला आज का जो टॉपिक है, ये सब टाइप आज का क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शंस में भी पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का आपको अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर आपको रिप्लाई कर सकूं। और इसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी, जो अगला सेशन होगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। इसी तरह से अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।